हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। मैं चंदन कुमार प्रेफिल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 11 मई 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, जिसमें हम संबंधित तारीख के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण बिंदु है मृणालिनी साराभाई। इनका संबंध नृत्य से है। ये भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं। ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तथा मोहिनी अट्टम से जुड़ी रही। इन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। ध्यान दें दोस्तों, मृणालिनी साराभाई के पति का नाम विक्रम साराभाई है। विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। ध्यान दें दोस्तों, मृणालिनी साराभाई का जन्म आज ही की तारीख 11 मई 1918 को केरल राज्य में जन्म हुआ था। हमारा अगला बिंदु है सोमनाथ मंदिर। आप लोग इस मंदिर से भली भांति परिचित होंगे। यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। सोमनाथ मंदिर शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है। आज ही की तारीख 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे आम जनमानस के लिए पुनः एक बार खोला था। सोमनाथ मंदिर से संबंधित एक प्रसिद्ध इतिहास यह रहा है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए 17 बार आक्रमण किया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है ऑपरेशन शक्ति। ध्यान दें दोस्तों, आज ही की तारीख 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत भारत ने परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तथा डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। एपीजे अब्दुल कलाम के ही नेतृत्व में भारत ने अपना 1998 में 11 से 13 मई के बीच में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण कर दुनिया को यह बता दिया कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। इस घटना के बाद अमेरिका तथा कई अन्य देशों ने भारत में कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रखे, परंतु उससे बाद में हटा दिया और भारत ने यह दुनिया को बताया कि हमारा परमाणु कार्यक्रम दुनिया को विध्वंस की ओर न ले जाना है, इसे हम सामाजिक शांति और सौहार्द के लिए से बना रखा है। हमारा अगला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु है दोस्तों परमाणु अप्रसार संधि। इसी 11 मई 1995 को दुनिया के 170 देशों ने यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में आज ही की तारीख पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया और यह बीड़ा उठाया कि दुनिया का कोई भी देश फिर से नई परमाणु बम को नहीं बनाएगा, ताकि आने वाले समय में इसका खतरा टल सके और विश्व शांति को बनाए रखा जा सके। ध्यान दें दोस्तों, भारत ने अब तक परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किया है और भारत पर लगातार कई देशों के दबाव बढ़ते चले जा रहे हैं। ध्यान दें दोस्तों, अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, जिसको शॉर्ट में हम लोग बीबीसी कहते हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध व्यवस्था है। यह ब्रिटेन से संबंधित है और यह दुनिया में प्रसिद्ध समाचार चैनलों के अंतर्गत गिना जाता है। आज ही की तारीख 11 मई 1940 को बीबीसी ने अपना हिंदी संस्करण स्टार्ट किया था। हमारा अगला बिंदु है यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत आने वाले देशों की आधिकारिक मुद्रा है। अलग बात है कि वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में 28 सदस्य राष्ट्र हैं, परंतु उनमें से 19 राष्ट्रों ने अपनी आधिकारिक मुद्रा यूरो को बना रखा है। आज ही की तारीख 11 मई 1998 को पहले यूरो मुद्रा को छापा गया था। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों
कि आज ही 11 मई 2000 को भारत की जनसंख्या 1 अरब हुई थी। दोस्तों, पहला करंट अफेयर्स है हैशटैग स्टैंड विथ ह्यूमैनिटी। दोस्तों, यह एक अभियान है जिसे आर्ट ऑफ लिविंग तथा भारत के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस मुहिम के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग देश में कोविड-19 से पीड़ित हैं, उनकी सहायता की जा सके। हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के 156 देशों में फैली है और इसके संस्थापक और प्रमुख जो है श्री रविशंकर जी है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है फेविपिराविर रेमडेसिविर। ध्यान दें दोस्तों, ये दोनों दवाओं के नाम हैं। खास बात है कि भारत के ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा फेविपिराविर दवा को कोविड-19 से पीड़ित बीमार मरीजों के लिए चलाने का घोषणा किया गया है। वहीं रेमडेसिविर दवा को यूएसए के बाद जापान देश ने भी अपने यहाँ मरीजों पर चलाने का घोषणा किया है। ध्यान दें दोस्तों, यह कोविड का दौर है और इससे जुड़ी कई तरह की घटनाएं दुनिया भर में देखने को मिल रही है। खास बात है दोस्तों, इन दोनों दवाओं का नाम आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। फेविपिराविर का इस्तेमाल भारत में ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित किया गया है। वहीं रेमडेसिविर का इस्तेमाल यूएसए और जापान में करने की बात कही गई। इसी दौरान हमारे देश में, दुनिया के अलग देशों में कोविड के पेशेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी पर का भी प्रयोग किया गया। तरह तरह की दवाओं का प्रयोग हो रहा है, परंतु अभी कोई स्थायी प्रमुख दवा नहीं बन पाई है। जब तक नहीं बन पाती है तब तक इससे काम चलाया जाए। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पंजाब। दोस्तों, यह भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसके मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा किया है कि अपने राज्य के समस्त छात्र जो कक्षा 10वीं के स्टेट बोर्ड के छात्र हैं, उन्हें अगले साल अगले कक्षा में प्रोन्नत करने की घोषणा की गई है, क्योंकि वहां पर बोर्ड के एग्जाम नहीं हो पाए हैं। और इसका भी मुख्य कारण कोविड महामारी है, क्योंकि राज्य सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि बच्चों के एग्जाम कराया जा सके। सभी बच्चों को प्रोन्नत करने की घोषणा सीएम ने किया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कुमार संगकारा। कुमार संगकारा को आप लोग पहचानते होंगे। ये एक महत्वपूर्ण क्रिकेटर, बल्लेबाज तथा विकेट कीपर के रूप में जाने जाते हैं। इनका संबंध श्रीलंका देश से है, परंतु वर्तमान में ये संन्यास ले चुके हैं। खास बात यह है कि कुमार संगकारा को मेलबर्न क्रिकेट MCG में पुनः अध्यक्ष बनाया गया है और ये पहले ऐसे एशियाई है जो लगातार 2 बार मेलबर्न क्रिकेट क्लब के सदस्य अध्यक्ष बने हैं। ध्यान दें दोस्तों, अभी हाल ही में इनका कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ है, इन्हें फिर दोबारा नियुक्त किया गया है। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है विष्णु सेंद्रा पर्व। यह एक प्रमुख जनजातीय पर्व है जो ओडिशा, झारखंड तथा वेस्ट बंगाल के जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। यह एक शिकार उत्सव है, परंतु इस बार जनजातियों द्वारा यह त्योहार घर ही पर मनाया गया, क्योंकि यह दौर कोविड का दौर है और देश के सारे जनजातीय भी सरकार के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश सरकार। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी क्या घोषणा कर दी जिसको लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दें, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा किया है कि अगले 3 वर्षों तक सभी श्रम कानूनों को
सभी श्रम कानूनों को भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए। 3 अपवाद को छोड़कर, 3 अपवाद को छोड़कर। ध्यान दो दोस्तों, यूपी के सीएम ने आखिर ऐसी घोषणा क्यों की? इस समय कोविड-19 का दौर है और कंपनियों पर अनावश्यक दबाव भी सरकारें नहीं बना सकती है। इस कारण राज्य सरकार ने राज्य हित में और समाज के हित के लिए यह घोषणा किया है कि अगले 3 वर्षों तक सभी लेबर लॉ को क्या किया जाएगा, पोस्टपोन कर दिया जाएगा, परंतु 3 अपवाद छोड़ करके। 3 अपवादों में महत्वपूर्ण बिंदु है कि बंधुआ मजदूरी से संबंधित जो कानून है वो हमेशा चलते रहेंगे। दूसरा, निर्माण क्षेत्र में जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनसे संबंधित कानून चालू होते रहेंगे और न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपये से नीचे नहीं की जाएगी। उसके अलावा बाकी सभी तरह के श्रम कानूनों को भंग करने की घोषणा की गई। खास बात यह है दोस्तों कि श्रम कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी है और वर्तमान में विधानसभा नहीं चल रही है, इसलिए राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसे अध्यादेश के रूप में लाया है और इस अध्यादेश को अंत में भारत के राष्ट्रपति से भी सहमति की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि किस राज्य की सरकार ने श्रम कानूनों को भंग किया अगले 3 वर्षों तक, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है नकुला पास। पास का मतलब दर्रा होता है दोस्तों। यह पास सिक्किम में है, सिक्किम। ध्यान दें दोस्तों, इस पास के पास भारत और चीन की सेनाएं आपस में एक दूसरे के बीच में भिड़ गई है। चीनी सेना अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए भारत की सीमा में घुस आई है। पिछले वर्षों भी आपने देखा था कि डोकलाम में भी कुछ इसी तरह का माहौल रहा था और लंबे समय तक भारतीय सेना और चीन की सेना आमने सामने रही। फिर बीच बचाव के बाद दोनों सेनाएं अपने वापस स्थान पे गई। ध्यान देंगे, नकुला पास किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम राज्य से संबंधित है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संजीवनी वाहन। इसे मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया है। इस वाहन की खासियत यह है दोस्तों कि कोविड-19 के पेशेंट को जांच परख करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। इस वाहन की खासियत यह है कि यह पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आए बिना यह वाहन व्यक्ति की पहचान कर सकेगा कि कौन से व्यक्ति में के कोविड से संबंधित लक्षण है। संजीवनी वाहन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान है वर्तमान में। हमारा अगला बिंदु है मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। यह एक महत्वपूर्ण एंटीबॉडी है जिसे इजराइल के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है और इस एंटीबॉडी का मुख्य कार्य होगा कि शरीर में जो वायरस पनपते हैं उस वायरस को समाप्त करने का कार्य यह मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी करेगा। ध्यान दें दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आगे के आगामी एग्जाम के लिए। इजराइल पश्चिमी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। अलग बात है कि उसकी राजधानी को लेकर के भी दुनिया के अलग अलग देशों में विवाद है। इजराइल का प्रमुख शहर तेल अवीव है और वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। हमारा अगला बिंदु है सिद्धार्थ वरदराजन। दोस्तों, इन्हें सिद्धार्थ वरदराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है। ध्यान दें दोस्तों, सिद्धार्थ वरदराजन का संबंध द वायर से है। द वायर एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल के रूप में उभरा है और ये इसकी घटनाओं से संबंधित खबरों को सत्यता से दिखाने का कार्य करता है। इसलिए सिद्धार्थ वरदराजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है। हमारा अगला बिंदु है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ध्यान दें दोस्तों, यह 9 मई को मनाया गया। खास बात है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई तथा अक्टूबर के महीने में। दोनों महीनों में दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है, इसलिए इस वर्ष यह 9 मई को मनाया गया। इस प्रवासी पक्षी दिवस का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि दुनिया भर से जो प्रवासी पक्षी अलग अलग देशों में जाते हैं
उनको लोग बचाएं, ताकि प्रकृति का संरक्षण हो सके तथा आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि कौन कौन से पशु पक्षी धरती पे पाए जाते हैं। यह एक यूनाइटेड नेशन का कैंपेन है दोस्तों। ध्यान दें दोस्तों, हमारा अगर चैनल आपको पसंद आता हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मुझे आपके कमेंट की बहुत चाह होती है, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे वीडियो को, हमारे कंटेंट को सुधारने में सहायक होते हैं। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।